हे एवरीवन। सो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी जो घटना चक्र आती है उस पूरी घटना चक्र को हम वन लाइनर फॉर्म में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। अब शॉर्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूटा है, हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख करके हम इसको रिवाइज करने की जल्दी जल्दी रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यूरोपियंस के आने से, कि कैसे जो है यूरोपियन पावर जो है हमारे कंट्री में आई, किस उसमें आई, किस तरह से आई। तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं एक ट्रिक बना करके, जैसे PDEF। तो P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज, D से डच होगा, E से इंग्लिश होगा, F से फ्रेंच होगा। सबसे पहले आए पोर्टुगीज, फिर आए डच, फिर है इंग्लिश और फिर है फ्रेंच। PDEF मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, चीज़ें याद रहेंगी। PDEF। तो हमारे पोर्तुगीज़ आए थे 1498 में, 1605 में डच आए थे, 1608 में इंग्लिश आए थे और फ्रेंच आए थे 1667 में। देन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद वास्को डिगामा जो हमारे पोर्तुगीज़ थे वो सबसे पहले आए थे, तो उनके आने में क्या क्या हुआ वो चीज़ देखते हैं। वास्को डिगामा जो थे पोर्तुगीज़ थे, वो कालीकट आते हैं। कब आते हैं, डेट तक पूछी गई है पेपर में। 20 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंचे थे। फिर क्वेश्चन आता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो किसने स्टार्ट करी थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड है अल्मीडा से, उनका एक गवर्नर था अल्मीडा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू अल्मीडा। अब ब्लू का L और अल्मीडा का ल ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, याद रहेगा। अल्मीडा ने एक और अच्छा काम किया था। इसने क्या किया था, 1509 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सेंटर था इनका। तो 1509 में गोवा पर किसने कब्जा किया था, अल्मीडा ने ही किया था। तो अल्मीडा ने दो अच्छे काम किए, इनके लिए अच्छे काम, ब्लू वाटर पॉलिसी और गोवा पर कब्जा। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। मध्यकाल में फर्स्ट भारत से व्यापार संबंध, मध्यकाल में पहली बार भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया था, पोर्तुगीज ने। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे। तो मध्यकाल में पहला भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया था पोर्तुगीज ने। वास्को डिगामा का स्वागत हमारे यहाँ किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो वास्को डिगामा का स्वागत किया था जमूरियन ने। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि वास्को डिगामा जो आए थे वो कितने टाइम तक रहे थे, और फिर क्या वो दोबारा भी आए थे। तो हाँ, जब वो आए थे पहली बार तो वो 3 महीने तक रहे थे। जब वो दोबारा आए थे तो वो दोबारा आए थे 1502 में। पहली बार कब आए थे, 1498 में आए थे। सेकेंड टाइम जब आए थे तो 1502 में आए थे। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे समुद्री यात्री थे वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे और उन्होंने क्या क्या खोजा। मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं। वास्को डिगामा जो थे हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे, वो पुर्तगाल के थे और उन्होंने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। देन उसके बाद जो हमारे कोलंबस थे वो स्पेन के रहने वाले थे और वो अमेरिका की खोज उन्होंने की थी। अब ये तो याद हो जाएगा, वास्को डिगामा, पुर्तगाल, भारत का समुद्री मार्ग। कोलंबस स्पेन और अमेरिका, ये आपको याद करना पड़ेगा। 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इजी है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। अब आते हैं कैप्टन कुक। कैप्टन देख करके लगता है कि ये ब्रिटेन को ही बिलोंग करते होंगे। कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन के थे, ग्रेट ब्रिटेन के, और इन्होंने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक। तस्मान, तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। इन्होंने क्या किया था, तस्मानिया की खोज की थी। इसको वार्न डीमंस लैंड भी कहते हैं। और तस्मान ने ही जो है न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने और हमारे न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान ने। कैप्टन कुक तस्मानी, कैप्टन कुक तस्मान, कैप्टन कुक तस्मान, कैप्टन कुक तस्मान, कैप्टन कुक तस्मान। कैप्टन कुक थे ब्रिटेन के और तस्मान थे हॉलैंड के। ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एक बार फिर से याद करते हैं।
कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। कैप्टन कुक थे ग्रेट ब्रिटेन के और तस्मान थे हॉलैंड के। ठीक। फिर जैक्स कार्टियर, कार्टियर ने फ्रांस, कार्टियर कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस को। जैक्स कार्टियर फ्रांस। फ्रांसिस ड्रेक, फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूके के थे। मैगलन पुर्तगाल के थे। ल मैगलन कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल के एक और कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा और मैगलन दोनों दोनों पुर्तगाल के थे। फ्रांसिस ड्रेक यूके, ड्रेक यूके। ठीक। मैगलन ल पुर्तगाल, फ्रांसिस ड्रेक क यूके, जैक्स कार्टियर फ्रांस। र तस्मान हॉलैंड, कैप्टन को ग्रेट ब्रिटेन, कोलंबस स्पेन, वास्को डी गामा पुर्तगाल। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर अल्बुकर्क, जो हमारे पोर्तुगीज थे उसमें एक आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया? बढ़िया काम, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। 1510 में इन्होंने गोवा पर आधिपत्य कर लिया। गोवा हमने पहले भी कहीं पढ़ा है। यहाँ पे फिर आते हैं नूनो डी कुन्हा। इन्होंने पोर्तुगीज हेडक्वार्टर जो पहले की कोचीन में हुआ करता था उसको गोवा में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन आता है कि पहली बात तो पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर जो है गोवा से कहाँ ले, कोचीन से कहाँ ले गए? तो कोचीन से गोवा ले गया। कौन ले गया? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने यही अच्छा काम किया, इन्होंने कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर लिया हेडक्वार्टर को। फिर आते हैं पेड्रो अल्वारेज काब्राल। ये कब आए थे? ये क्वेश्चन आता है कि ये कब आए थे? सितंबर 1500 में इनका आगमन हुआ था। पेड्रो अल्वारेज काब्राल, 1500 में इनका आगमन हुआ था। अल्मीडा जो थे हमारे ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आधिपत्य। नीनो डी कुन्हा पोर्तुगीज हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा ले गए। पेड्रो अल्वारेज काब्राल सितंबर 1500 में इनका आगमन हुआ। एक बार पढ़ लीजिए, नहीं याद होता है कोई बात नहीं। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीज। अब क्वेश्चन आता है कि बारबोसा कौन था? बारबोसा या कौन सी कंट्री को बिलोंग करता था? ट्रैवलर बारबोसा कौन था? कहाँ से आया था? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि डोमिंगो पायस किस कंट्री को बिलोंग करते थे, फर्नाओ नूनीज किस कंट्री को बिलोंग करते थे। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने एक जगह लिख लिया है कि पुर्तगाली यात्री कौन कौन से थे। बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीज। अब बारबोसा को बार बार से याद कर लीजिए, पायस, डोमिंगो पायस को पाए से याद कर लीजिए, बार बार पाए। नूनीज, फर्नाओ नूनीज, नूनी नूनीज। ठीक है, नूनीज बार बार पाए। ठीक है, नूनीज बार बार पाए, नूनीज बार बार पाए, नूनीज बार बार पाए, न्यूनीज बार बार पाए। ये कहाँ से आए थे? सबके सब पुर्तगाली यात्री थे। पीटर मुंडी, भाई पीटर देख करके लगता है कि ये ब्रिटिश ही होंगे। जैसे कैप्टन देख करके ब्रिटिश समझ में आता है, वैसे पीटर देख करके भी हमको ब्रिटिश ही समझ में आता है। तो पीटर मुंडी क्या थे? एक ब्रिटिश व्यापारी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिखी होगी कोई बुक। इन्होंने क्या किया है उसमें, जो है चाइना की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला पहला ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है, तो चाइना की चाय को पीने के बारे में उल्लेख सबसे पहले पीटर मुंडी ने किया है। ठीक है, चाय तो वही पिएगा जिसकी की मुंडी खराब होगी। तो पीटर मुंडी जो है चाय को चखने का उल्लेख पहली बार करते हैं, पहली बार ब्रिटिश सिटीजन को ही करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पटना प्लस आगरा प्लस सूरत की यात्रा की। पीटर मुंडी ने और क्या क्या काम किया? इन्होंने चाय पी और चाय पी करके ये पटना गए, आगरा, बिहार गए तो यूपी भी जाएंगे तो यूपी में ये आगरा गए। ठीक, फिर उसके बाद वापस जाना था इनको तो सूरत गए। ठीक, वहीं से कुछ पकड़ वकड़ लिया होगा, शिप वहाँ से निकल लिए होंगे। तो पीटर मुंडी ने क्या किया? पहली तो बात तो ये ब्रिटिश व्यापारी थे। दूसरी बात, इन्होंने चाय के चखने का पहले उल्लेख करने वाले पहले ब्रिटिश सिटीजन थे। दूसरा, ये पटना गए, फिर आगरा गए, फिर सूरत गए और फिर घर वापस गए।
पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब पूछा जाता है कि ऐसे तो बहुत सारे जो है गवर्नर्स आए, लेकिन पुर्तगाली शक्ति को एक्चुअल में किसने जो है फ्लरिश किया, तो उसमें नाम आता है अल्बुकर्क का। ठीक, अल्बुकर्क ने क्या किया था? अल्बुकर्क ने क्या किया था कि 1510 में उसने गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, 1510 में उसने जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। अब गोवा पे आधिपत्य स्थापित किया तो वो बात तो ठीक है, लेकिन किससे जीता था ये भी पूछा जाता है, और कब जीता था ये भी पूछा जाता है। तो 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। अब पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपना प्रथम दुर्ग कहाँ पे बनाया था? जाहिर सी बात है, जब पहला हेडक्वार्टर कोचीन था तो वहीं पे बनाया था। तो उन्होंने अपना प्रथम दुर्ग कोचीन में बनाया था। कब? 1503 में। 1510 में इन्होंने गोवा जीता है, 1503 में इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया था कोचीन को, 1503 में। फिर नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था? नीनो डी कुन्हा ने किया था चेंज, क्या? हेडक्वार्टर कोचीन टू गोवा। तो नीनो डी कुन्हा मद्रास में सेंथोमी और बंगाल में हुगली, ये दोनों पुर्तगाली बस्तियां जो स्थापित हुई थी, कहाँ कहाँ? ये हमारा इंडिया, इसमें मद्रास में सेंथोमी और बंगाल में हुगली, पुर्तगीज की बात हो रही है। ठीक है, मद्रास में सेंथोमी हुगली, 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 मद्रास में सेंथोमी और बंगाल में हुगली, ये दोनों पुर्तगाली बस्तियां किसके टाइम में हुई? नीनो डी कुन्हा। तो इन्होंने ये भी अच्छा ही काम किया। फिर फिर क्वेश्चन आता है कि पांडिचेरी पे कब कब किसने किसने आधिपत्य स्थापित किया। तो क्वेश्चन आता है जैसे कि दे देंगे कि क्या ब्रिटिश ने कभी आधिपत्य स्थापित नहीं किया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पुर्तगालीज ने किया नहीं किया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन आया? पांडिचेरी में सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डेंस और डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा किया था, तो अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद अंग्रेजों ने उसको वापस दे दिया फ्रांस को। ये पेरिस की संधि बंदी हुई थी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर डेंस और डच, फिर फ्रांस, फिर इंग्लिश और फिर से फ्रांस। पी डी एफ ई एफ। अब वो जो हमारा क्रम था पी डी ई एफ, तो उसमें कर लीजिए आप पी डी सॉरी ई एफ, पी डी एफ ई कर लीजिए और फिर एक और एफ लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा पौंडीचेरी पे आधिपत्य का क्रम। देन पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली क्या करते थे, उनका जो है मेन जो टारगेट रहता था वो यही रहता था कि जो है लूटपाट करके जो है पैसे कमा लो, जो हमारा पूरा एक कोस्ट लाइन है उस पर कब्जा करके लोगों से पैसे वसूल करके पैसे कमाओ। तो एक गुंडे टाइप के लोग थे। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली का जो बंगाल में जो है बनाया गया था सेंटर, उसको बंगाल की खाड़ी में ये लोग मेनली लूटपाट के लिए यूज करते थे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। मद्रास कहाँ? मद्रास में पहला नगर निगम। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि की तरह आएगा, हमारा केरल में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जहांगीर के काल में सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जहांगीर के काल में कौन सा ब्रिटिश पर्सन आया था। क्वेश्चन आता है कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है भाई, उसके बाद 1611 में 1613 में कुछ कुछ काम हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। क्या किया है? 1611 में पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया। ठीक है, फिर 1613 में पहला स्थायी कारखाना जो है
सूरत में खोला गया। क्वेश्चन आएगा कि पहला अस्थायी कारखाना तो मसूलीपट्टनम, ठीक, पहला स्थायी कारखाना तो हो गया हमारा सूरत। ठीक है भाई, 1611 1613, 1611 में पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम और 1613 में 1613 में पहला अस्थायी कारखाना सूरत। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला इंग्लिश राजदूत इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का दूत था। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था, तब भी वो फेल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला इंग्लिश राजदूत कौन था? जो भी था, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का दूत था। पहला इंग्लिश राजदूत किसने भेजा था, ये क्वेश्चन आएगा। जेम्स वन ने पहला राजदूत भेजा था। उसे तुर्की भाषा का भी ज्ञान था, तब भी वो फेल हो गया। कोई कंपनी कोई सेंटर वेंटर बनाने की परमिशन वो नहीं ले पाया। फिर आता है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश। अब जैसे 17वीं शताब्दी आपकी चलेगी तो 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 का जो पूरा एक चलेगा, 1610 टू 99, 1 to 99, तो उसमें जो पहला चतुर्थांश है तो यानी कि 1600, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप। ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड करिए, 25, पहले 25 साल में 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। यानी कि 1600 के 25 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद ही, आगरा, इसी पूरे एरिया में जो है इन्होंने अपना कारखाने स्थापित कर लिए थे। सूरत में पहला कारखाना बाय ब्रिटिशर्स 1613 में, अभी हमने ऊपर देखा सूरत के बारे में बात हो रही है। डच आए 1616 में, फ्रेंच आए 1668 में। तो मतलब 16 में इन तीन सूरत में इन तीन लोगों ने जो है कारखाने स्थापित किए थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में आती है, डच आते हैं 1616 में, फ्रेंच आते हैं 1668 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा एक मैप बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किसने किसने, ये सबसे एंड में आप पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक आता है जिसमें कि जैसे कि बैटल ऑफ स्वाली किसके किसके बीच में हुई थी। तो थॉमस बेस्ट जो कि हमारे इंग्लिश थे, और पोर्तुगीज की तरफ से जो है कौन था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पोर्तुगीज से लड़ी गई थी बैटल ऑफ स्वाली बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। तो इंग्लिश की तरफ से हमारे थॉमस बेस्ट थे, तभी उन्होंने अपना बेस्ट दिया और ये पोर्तुगीज से जीत गए। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली इंग्लिश जीत गए, पोर्तुगीज हार गए। इंग्लिश में कौन था? बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बॉम्बे मिला था वो पोर्तुगीज से मिला था। कैसे मिला था? 1662 में इंग्लैंड के चार्ल्स टू की शादी होती है पोर्तुगीज की कैथरीन से। इंग्लैंड के चार्ल्स टू मैरिड टू कैथरीन। ठीक, इन लोगों ने क्या किया, दहेज में उठा करके बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश को दे दिया, और इंग्लिश ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब हुआ था ये? 1662 में, 1662 में, 1662 में। नेक्स्ट, अवध के नवाब सादत अली खान टू ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, अवध के जो नवाब थे कौन? सादत अली खान टू ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब हमारा बैटल ऑफ बक्सर संधि जो इलाहाबाद की हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, संधि 65 में,
ये सब जब हो चुका तो उसे काफ़ी टाइम बाद 1798 में जो है प्रयागराज का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है। कौन देता है? अवध के नवाब सादत अली खान टू। अब आते हैं आगे। औरंगजेब द्वारा जॉन चाइल्ड, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, को भारत से निष्कासित किया। पूछा जाता है कि किस गवर्नर को जो है औरंगजेब ने धक्के मार के निकाला था। तो औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को, ऐसे याद कर लीजिए कि औरंगजेब ने एक चाइल्ड को बाहर निकाला था। तो औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया था। कर रहे होंगे उल्टे सीधे काम वहाँ पे। तो औरंगजेब तो था ही सख्त। अंबुर का युद्ध के बारे में क्वेश्चन आता है। अंबुर का जो युद्ध है वो 1749 में कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के होता है। लगभग 1750 में अंबुर का युद्ध कर्नाटक, अंबुर कर्नाटक, अंबुर कर्नाटक, अंबुर कर्नाटक, अंबुर कर्नाटक, अंबुर का युद्ध 1749 में कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर होता है। अब इसमें होता क्या है कि कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन, और डुप्ले की फ्रांसीसी सेना प्लस चंदा साहेब प्लस मुजफ्फर जंग, ये सब 3 लोग एक साथ। ठीक, अब 3 लोग मिल जाएंगे तो जीतेंगे ही, जो अकेला है वो पराजित ही होगा। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है, ये दीनहीन थे तो ये हार गए। कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की जो है लड़ाई होती है डुप्ले की फ्रांसीसी सेना, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग। ये जंग करने वाले हैं तो ये जीतेंगे, ये चंदा है तो ये जीतेंगे, ये फ्रांसीसी सेना तो फ्रांसीसी सेना है ही है। तो ये लोग मिलकर के हरा देते हैं किसको? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंबूर के युद्ध में 1750 ईस्वी में लगभग। आगे चलते हैं। प्रथम यूरोपियन जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वह फर्स्ट यूरोपियन जिसने ये सब तमाशा चालू किया था कि जो जमीन है वो हम हड़प लें, इसलिए हम भारतीय राजाओं के झगड़े में घुसेंगे और जमीन हासिल करेंगे। तो ये कौन था? डुप्ले। तो क्या था ये इन लोग का? भारतीय राजाओं का ही तो झगड़ा था, इसमें इनको आने की क्या जरूरत थी? क्यों आए? भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से। वांडीवाश का युद्ध कब होता है? कितने युद्ध हम पढ़ चुके हैं, हम एक बार देखते हैं। एक हमने अंबूर का युद्ध देखा जो कि कर्नाटक के लिए था। उसके अलावा हमने देखा एक सेकेंड, पता नहीं कहाँ गया, एक और पढ़ा है हमने शायद, बैटल ऑफ स्वाली पढ़ी हमने एक। हाँ, बैटल ऑफ स्वाली पढ़ी, अंबूर का युद्ध कर्नाटक। अब आते हैं हम आगे वांडी वाश के युद्ध पे। वांडी वाश, वांडी वाश में समझ लीजिए कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में होता है, ठीक है, और 1760 में होता है। वांडी वाश का युद्ध 1760 में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच होता है। इसमें इंग्लिश को लीड करते हैं आयरकूट और फ्रेंच को लीड करती है काउंट डी लाली। अब जिसमें इंग्लिश जीत जाते हैं, फ्रेंच हार जाता है। समझ लीजिए कि वांडी वॉश के युद्ध में फ्रेंच वॉश हो गए पूरी तरीके से, इंग्लिश ने उनको वॉश कर दिया। 1760 में आयरकूट काउंटी लाली, आयरकूट काउंटी लाली, आयरकूट काउंटी लाली। चिलियावाला का युद्ध अभी हमने ऊपर पढ़ा, अंबूर का युद्ध, ठीक, वांडीवाश का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, किसके किसके बीच में? इंग्लिश, कैप्टन बेस्ट और पोर्तुगीज। फिर उसके बाद वांडीवाश, फिर उसके बाद अंबूर, ठीक, बैटल ऑफ स्वाली 1662, वांडीवाश 1760, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हार गए कब? 1749 में। चिलियावाला का युद्ध ये होता है 13 जनवरी 1849 में, जो कि इंग्लिश वर्सेस सिख था। चिलियावाला, 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 इंग्लिश और सिख, इंग्लिश और सिख, इंग्लिश और सिख, इंग्लिश और सिख, ठीक है।
1849, 1849, 1849। इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलिया वाला युद्ध के टाइम पे इंग्लिश गवर्नर कौन थे? डलहौजी। डलहौजी के टाइम में जो है हमारा चिलिया वाला हुआ था। डलहौजी जो है बहुत चिड़चिड़ करता था। तो इंग्लिश थे लॉर्ड गफ और सिख थे शेर सिंह। इंग्लिश की तरफ से थे लॉर्ड गफ, सिख की तरफ से शेर सिंह। फिर आता है खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर्सेस मराठा के बीच में होता है। खुर्दा का युद्ध होता है अपने लोगों के बीच में, ऐसे याद करिए, खुद खुद के लोग आपस में लड़ रहे हैं खुर्दा के युद्ध में, हैदराबाद और मराठा। अब आते हैं लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। ये एक राज्य द्वारा पोषित कंपनी थी। अब पोर्तुगीज हमने देख लिया पहले ही, 1498 में आते हैं वास्को डी गामा, स्वागत करते हैं जमोरिन। उसके बाद जो फ्रांसीसी कंपनी थी, तो फ्रांसीसी कंपनी जो है लुई 14 जो मंत्री थे, लुई 14 जो किंग रहे होंगे फ्रेंच, उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, उनके द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं थी। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इनिशियली एक प्राइवेट कंपनी थी। तो जो फ्रेंच की कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक राज्य द्वारा पोषित कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली जो फैक्ट्री लगती है 1611 में अस्थाई मसूलीपट्टनम में, 1613 में स्थाई सूरत में, और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री लगती है 1668 में। ठीक है, कहाँ 1613 और कहाँ 1668। फिर डच फैक्ट्री इन बंगाल। अब आपको ये क्वेश्चन आता है कि डच की कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज थी, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने क्या किया है कि डच की सारी फैक्ट्रीज एक जगह पे लिख ली है, इधर उधर भागना ना पड़े। देखो बंगाल में पीपली, हुगली, चिंचुरा, ठीक, पीपली, हुगली, चिंचुरा 1653 में ये मेन सेंटर थे इनके। अदर्स में कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, अहमदाबाद। देखो भाई याद तो करना पड़ेगा। डच फैक्ट्री पटना में 1632, बिमली पट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंचोड़ा 1653। अब अगर देखा जाए तो जो पौंडीचेरी था वो फ्रेंच का मेन सेंटर हुआ करता था, गोवा पुर्तगीज का, ट्रैंकोबार डेनिस डेन का, सद्रास डच का। आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे।